नमस्कार मित्रों। स्वयं सिद्धा कहानी के प्रथम भाग में आपने सुना कि वर्षों से जिस पिता से माधवी का कोई संपर्क नहीं था, उनका पत्र आने के बाद माधवी ने अपने गृह नगर जाने का निर्णय लिया। इस यात्रा में माधवी और कौस्तुभ के अतीत के इस रिश्ते के बारे में जाना। अब इसके दूसरे भाग में आइए सुनते हैं आखिर माधवी और कौस्तुभ के रिश्ते का क्या हुआ। अनिद्रा के इस रोग का भी करुण इतिहास था। 2 वर्ष पूर्व वह अपनी उसी मद्रासी सहेली रेचल की मृत्यु का समाचार पा प्लेन से मद्रास पहुंची थी। उसके दुर्भाग्य से ही शायद उस दिन उसे लौटने में प्लेन का रिजर्वेशन नहीं मिला था, सो उसे ट्रेन से लौटना पड़ा। आधी रात को कंडक्टर ने द्वार खटखटाया। मैडम, दरवाज़ा खोलिए। आधी रात को पैथेडीन जन्य गहन निद्रा के बीच वह व्याघात उसे तिलमिला गया था। उसका क्रोधी स्वभाव उस दिन उसकी जिह्वा को और भी तीखा बना गया था। नहीं, फर्स्ट क्लास के किसी भी यात्री को आप आधी रात को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। आपको खोलना होगा मैडम। जो यात्री बाहर खड़े हैं उनके 2 बर्थ आपके डिब्बे में पहले से ही रिजर्व्ड हैं। किसी तरह साड़ी लपेट भुनभुनाती हुई वह उठी, चिटकनी खोली और मुंह फेर कर सो गई थी। उसके निद्रा लोक में सहसा प्रेतात्माओं से ही घुस आए सहयात्रियों को देखने उसे किसी प्रकार के कौतूहल या जिज्ञासा ने नहीं उकसाया था, किंतु सहयात्री निश्चय ही शिष्ट थे। स्त्री फुसफुसाकर ही बोल रही थी और पुरुष के धीरे धीरे सामान लगाने की गतिविधि से ही वह समझ गई कि बेचारा ऐसा प्रयत्न कर रहा था जैसे तेज तर्रार सोने वाली की निद्रा में कोई व्याघात ना हो। फिर उसे स्वयं नींद आ गई। किसी बड़े स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी तो पौ फट चुकी थी। काफ़ी काफ़ी का कलरव सुन वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। दक्षिण के स्टेशनों की वह तेज कॉफ़ी उसकी पुरानी दुर्बलता थी। कांसे का ग्लास मुंह से लगाया तो सहसा उस दिवंगता सखी का स्नेहालु चेहरा आंखों के आगे आ गया, जिसे वह कब्र में सुलाकर लौट रही थी। रेचल के पिता रेलवे में थे। प्रायः ही उनसे पास लेकर दोनों सखियां इसी गुंटूर के स्टेशन तक चली आती और छक कर बड़े कॉफ़ी खा पी जूड़ों को सुवासित बेलों के गजरे से लपेट कर घर लौटनी थी। उसके असहाय एकाकी जीवन की वह ज्योति भी अचानक ऐसे दब से बुझ जाएगी, उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसकी आंखें सहसा छलछला उठीं। उन्हीं डबडबाई आंखों से सामने की बर्थ पर नींद में बेहोश डूबे अपने सहयात्रियों को उसने पहली बार देखा। पुरुष पार्श्व परिवर्तन कर लेटा था, किंतु स्त्री उसी की ओर मुंह फेर कर सो रही थी। उसके मेद बहुल शरीर की भीम कटी की परिधि जैसे चौड़ी बर्थ में भी नहीं अट रही थी। सक पकाकर माधवी ने दृष्टि फेर ली थी। उन्हीं कहीं जग गई तो बेचारी व्यर्थ ही अपदस्थ होगी, किंतु वह नहीं जगी। जगा पुरुष। अपने दोनों लंबे पैर झुलाते ही वह एक सामान्य से झटके से ही नीचे उतर आया। एक पल को दोनों की आंखें परस्पर टकराईं और माधवी के हाथ का गिलास कांप गया। विधि का यह कैसा क्रूर परिहास था। वह आपादमस्तक भी बदल दे गया होता तब भी वह उसे पहचान सकती थी, किंतु उसे तो काल चक्र ने जैसे छुआ भी नहीं था। वैसी ही गंभीर आकृति, अतनुसा वही मनोहारी रूप। वह स्लीपर पहन बाहर चला गया। माधवी काफ़ी वाले को पैसे देने लगी तो उसके दोनों हाथ कांप रहे थे। जिस घाव के टांके भी उसकी त्वचा में घुल मिलकर एकाकार हो गए थे, आज वही घाव किसी पुराने नासूर की भांति रिसने लगा था। इतनी रात को वह दूसरे डिब्बे में भी तो नहीं जा सकती थी। पौ फटने पर भी दिवालोक धूसर था। उधर गाड़ी ने सीटी दे दी थी। उस लंबी यात्रा के अवांछित साहचर्य के विषय में सोचते ही उसके सारे शरीर का रक्त माथे पर चढ़ कनपटी पर घन किसी चोट करने लगा था। हर वक्त इतने टेंशन में रहती हो माधवी, उस पर तुम्हारा रक्तचाप भी तो बहुत सुविधा का नहीं है। तुम्हारे दिमाग की नसें कभी फट गईं तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। कभी रेचल ने उससे कहा था। ठीक ही कहा था उसने।
सामने हिडिंबा सी पसरी सौत की उपस्थिति ही फिर उसकी फड़कती रगों को शांत कर गई थी। निश्चित थी यह उसकी सौत थी। कौस्तुभ की माँ या बहन तो हो नहीं सकती थी, क्योंकि सास के गोरे उजले चेहरे और ननद की सौम्याकृति को वह एक दिन देखने पर भी अब भी पहचान सकती थी। तब वह कहाँ गई जिसने उसके सौभाग्य का मधुपात्र छीन लिया, उसके हाथ में भिक्षा का खप्पर थमा दिया था। हे भगवान, अभी वह गुसलखाने से लौट आएगा और निश्चय ही उसकी सौत से उसका परिचय करा अपना प्रतिशोध ले लेगा। किंतु जब वह लौटा तो उस रहस्यमय व्यक्ति का संयमित आचरण देख वह दंग रह गई थी। न उस सौम्य चेहरे पर विकार की एक रेखा उभरी और न ही उसने दूसरी बार आंख उठाकर माधवी की ओर देखा। उसकी पत्नी जगकर बाथरूम जाने लगी तो माधवी ही कनखियों से उसे देखने का लोभ संवरण नहीं कर सकी थी। लेटने पर उसका शरीर बीभत्स रूप से मोटा लग रहा था, किंतु खड़े होने पर मांस स्वयं ही छट छट कर विभिन्न कोष्ठ प्रकोष्ठों में समा गया। फिर भी उठने झुकने में उसे कष्ट ही हो रहा था। एक विलंबित डकार लेकर वह गुसलखाने चली गई तो दोनों उस डिब्बे में अकेले रह गए। माधवी का हथपिंड जोर जोर से धड़कता जिह्वा पर ही आ गया। अब वह अवश्य ही कुछ कहेगा, पर वह माधवी की उपस्थिति से एकदम ही उदासीन बना अचल मुद्रा में अखबार पढ़ता रहा। तब क्या उसने माधवी को नहीं पहचाना? नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जिसने भी उसे इधर देखा था हमेशा यही कहा कि वह इतने वर्षों में जरा भी नहीं बदली। फिर जिस व्यक्ति ने उसके चेहरे को कभी बीसियों लड़कियों की भीड़ से छांट कर पसंद किया था, वह उसे कभी ऐसे भूल सकता था? क्या पता वह स्वयं ही भूल कर रही हो। इतने बड़े संसार में क्या एक जैसे चेहरे के दो नहीं हो सकते? हो सकता है कोई उसी के से चेहरे मोहरे वाला कोई और हो। मन का वही अदम्य कौतूहल सौत के आने से पहले ही फिर एक अविवेकी प्रश्न बनकर उसके मुंह से फिसल गया था। क्यों, तुम्हारी राधिका रानी कहाँ गई? प्रच्छन्न व्यंग से पहले वह चौंका, फिर जैसे कृष्णवर्णी तीरी गंभीर मेघावली के बीच प्रातःकालीन सूर्य की मंद मधुर रश्मियां दिवालोक से दिशाएं रंग जाती हैं, ऐसे ही मधुर स्मित परिहास उस गंभीर चेहरे को उद्भासित कर गया। मर गई, कहकर वह फिर अखबार पढ़ने लगा। मन ही मन वर्षों के अनकहे उपालंब दोहराती माधवी पल भर को विक्षिप्त सी हो गई थी। मूर्ख मूर्ख अहंकारी, उस दिन जब मैं आधी रात को आंसुओं से अंधी आंखें पोंछती तुम्हारे घर से निकल गई, तब बाहों में बांधकर तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? क्या तुम नहीं जानते थे कि मैं पिता की सिर चढ़ी जिद्दी अविवेकी किशोरी पुत्री थी? मेरे पीछे पीछे भागकर नहीं आ सकते थे? आंख उठाकर देख ले मूर्ख, आज मैं स्वयं सिद्धा हूँ। किसी पुरुष के स्कंद स्पर्श की मुझे कामना नहीं है। यही नहीं, जिंदगी की दौड़ में मैं तुम्हें बहुत पीछे छोड़ आई हूँ। तुम्हारे व्यक्तित्व पर पैबंद सी लगी इस मोटी भुरकुस भैंस का बोझ तुम्हें जीवन भर ढोना होगा। और मुझे देखो, अपनी ही क्षणिक मूर्खता से तुमने किस सौंदर्य मणि को गंवा दिया। जानते हो मैं आज कितनी बड़ी अफसर हूँ? 20 डिप्टी सेक्रेटरी मेरी तर्जनी के आदेश से उठते बैठते हैं। उसके व्याकुल हृदय से उठती उसकी प्रत्येक अनकही गर्वोक्ति कंठ तक आकर वूम रैंक सी फिर उसी के संतप्त हृदय में गढ़ उसे तब तक निचोड़ती रही जब तक हाथ मुंह धोकर उसकी सौत नहीं लौट आई। वह इस बार मांग पट्टी सवार नहा धोकर कुछ निखर आई थी। सांवले चेहरे की श्यामल आभा अब गेहुए रंग में बदल गई थी। चाय वाय कुछ मिलेगी जी? उसने पति से पूछा। फिर हंसता चेहरा अपरिचिता माधवी की ओर इस अंतरंगता से फेरा जैसे प्रश्न उसी से पूछ रही हो। ये मरी कड़वी धतूरे सी कॉफ़ी तो हमसे बिल्कुल भी पी नहीं जाती। सुनो जी, जरा जाकर देखो डाइनिंग कार है या नहीं। अगला स्टेशन आने दो, मैं बैरे को ऑर्डर दे आऊँगा। उस विस्मृत कंठ स्वर की प्रत्येक खनक माधवी के कानों में गर्म शलाखें घुसेड़ रही थी। जानबूझकर ही उसने आंखें बंद कर लीं, किंतु आंखें मूंदी होने पर भी वह जान गई थी कि उसकी सौत उसे एकटक देखे जा रही है। यह शक्ति विधाता ने केवल नारी को ही दी है।
पीठ पीछे खड़ा होकर भी कोई देखे तब भी वह जान लेती है कि कोई उसे देख रहा है। थोड़ी ही देर में स्टेशन आया और उसका पति उतर गया। बैरा चाय टोस्ट लाकर ट्रे धर गया तो उसकी सौत जैसे अधैर्य से बावली हो गई। साहब कहाँ गए जी? भेज दो जल्दी, गाड़ी ने सीटी दे दी है। फिर वह खिड़की से ही अपनी मोटी गर्दन बाहर निकाल इंजन के साथ साथ भैंस सी डकारने लगी। अजी गाड़ी चल पड़ी है, क्या बचपना कर रहे हैं आप? जल्दी चढ़िए। हाय राम, मेरा तो कलेजा ही धड़कता बाहर आ रहा है। उसने अपनी चौड़ी हथेली सचमुच ही छाती पर धर ली थी, पर क्या मांस की उन मोटी परतों के बीच वह अपनी धड़कन सुन भी पाती होगी? मन ही मन माधवी को हंसी भी आ रही थी। पति अधीरा पत्नी के बचकाने व्यवहार से खिसियाकर बर्थ के कोने पर बैठ फिर अखबार पढ़ने लगा था। क्यों बहन जी, कहाँ जा रही हैं? वह चाय बनाती उसके और निकट सरक आई थी। वाह, तब तो खूब साथ रहेगा। हमारे छोटे लड़के की पासिंग आउट परेड थी जी, पहले देहरादून गए, फिर बड़े लड़के के पास वेलिंगटन गए, वहीं से लौट रहे हैं। लीजिए ना आप भी एक प्याला चाय। पति के साथ साथ उसने हंसकर उसकी ओर भी एक प्याला बढ़ाया। धन्यवाद, मैं चाय नहीं पीती। माधवी का स्वर शिष्ट होने पर भी रूखा था। हाय राम, चाय नहीं पीती? मैं तो सोच ही नहीं सकती कि संसार में कोई ऐसी स्त्री भी होगी जो चाय नहीं पिए। मुझे तो भले ही ना मिले, बिना एक प्याला चाय के मैं बिस्तर से भी नहीं उठ सकती। ये बेचारे रोज मेरे उठने से पहले बिजली की केतली में चाय बना मेरे सिरहाने प्याला धरकर जाते हैं। सौतिया डाह से पहली बार माधवी की रक्त मज्जा दग्ध हो उठी थी। छी छी, ऐसी मुटल्ली पत्नी से भी कोई क्या इतना लड़ा सकता है? वह फिर उदासीनता से एक पत्रिका खोलकर पढ़ने लगी। उधर उसकी सौत कटोर दान के चमकते ढक्कन खोल पति के सम्मुख तरह तरह का नाश्ता सजा रही थी। इस बार उसने फिर 2 खुले डिब्बे माधवी के सामने बढ़ा दिए। अच्छा ये तो ले लीजिए, मेरे गले के नीचे तो यहाँ के इडली डोसे नहीं उतरते, इसी से ढेर सारा नाश्ता बनाकर रख लाई थी। मुझे तो इतनी सुबह कुछ खाने का अभ्यास नहीं है, प्लीज़ क्षमा करें। उसके स्वर का रूखापन इस बार करारे चांटे सा ही पास बैठे पति के गाल पर पड़ा। क्यों जिद करती हो? उसने माधवी से ही अधिक रूखे स्वर में पत्नी को डपट दिया, किंतु उसकी खाल निश्चय ही गेंडे की थी। नाश्ता करते ही वह फिर हंसती उसकी ओर सरक आई। आप क्या यहाँ किसी काम से आई थीं? जी। माधवी के संक्षिप्त उत्तर में किसी निरर्थक लंबे वार्तालाप का आमंत्रण नहीं था। ओह, तब यहीं नौकरी करती हैं क्या? इस बार मूर्खा पत्नी की बकर बकर से खींचकर उसका पति उठकर बाहर चला गया और कॉरिडोर में निरर्थक चहलकदमी करने लगा। शादी नहीं हुई है आपकी? नहीं। हार कर अखबार नीचे पटक माधवी ने चश्मा उतार लिया। हाय राम, अभी तक कितनी सुंदर हैं आप, और शादी नहीं हुई? वह इस बार प्रश्न पूछते ही हंस पड़ी। उसकी हंसी की निष्कपट मीठी फुहार ने माधवी का सारा रूखापन 2 पोंछकर बहा दिया। चाहने पर भी वह उस विराट शरीर की भोली स्वामिनी को सौत के रूप में नहीं स्वीकार सकी थी। फिर एक बात और भी थी, कौन गत यौवना अपने रूप की प्रशंसा सुनकर उल्लसित नहीं होती? कितने साल की होंगी बहन जी आप? चमकती पुतलियों में किसी दुधमुही बालिका की सी भोली जिज्ञासा तैर रही थी। बुद्धिमती स्त्री कभी दूसरी स्त्री की उम्र नहीं पूछती, माधवी ने हंसकर कहा। जानती हूँ, पर इसीलिए पूछ रही थी कि मैं 12 की हुई तो 20 की लगने लगी थी, और अब 35 की हूँ तो 50 की लगने लगी हूँ। क्यों, है ना? मेरे मायके में सबकी बाढ़ ही ऐसी है। कई बार सोचती हूँ डाइटिंग करूँगी, पर अब डाइटिंग का क्या होगा? जब जवानी ही नहीं कर पाई तो अब बुढ़ापे में क्यों करूँ? कौन अब मुझे दुल्हन बनना है? फिर ये तो हैं स्वभाव के गऊ, यह डर भी नहीं कि इधर उधर मुंह मारेंगे। पान की डिबिया खोल उसने माधवी की ओर बढ़ा दी। हे भगवान, क्या पान भी नहीं खाती? तब खाती क्या है जी? चरी भूसा? वह तो अच्छा हुआ मैं चूना कत्था, 1 डोली पान सब इंतजाम करके घर से चली थी, नहीं तो यहाँ के पान भला कोई पान खाने वाला खा सकता है? मरे चीनी पाक कर बीड़ा थमाते हैं। माधवी जितना ही उसे देख रही थी उतना ही उसका कलेजा ठंडा हो रहा था।
देखने ही में नहीं, उसके उठने बैठने का तौर तरीका भी उसके व्यक्तित्व सा ही थुलथुला था। उठती तो कभी साड़ी की भांजें ही सरसराकर धड़धड़ाकर बिखर जाती, कभी लंबे आंचल से बुहारी सी लगाती, कटोरदान का ढकना छन्न से नीचे गिरा दी, कभी सुराही ढुलका देती। किंतु व्यक्तित्व कैसा ही ढिलमडाल हो, उसका अलमस्त स्वभाव उसके सब दोषों को ढक देता था। जब रेल के फर्स्ट क्लास को ही उसने ऐसा कूड़ा घर बना दिया था, तो राम जाने घर को कैसा रखती होगी। माधवी यही सब सोचती अपने परित्यक्त पति को अपने सजे संवरे ग्रह की छटा दिखाने को मन ही मन व्याकुल हो उठी थी। एक एक दिन का जीभ से उठाकर रख देती थी वह। मजाल है कि पलंग पोश का एक कोना तो उठ जाए। पर्दे हर हफ्ते बदले जाते थे। कोई किचन ऐसा झकाझक कि फर्श के दर्पण में कोई अपना मुंह देख ले। साड़ी पहनती तो चाहे पहनकर दिन भर मिट्टी में लोग लोटपोट लगा ले, न एक भांज इधर न उधर। ड्राइंग रूम की सज्जा में तो उसने अपना आधा फंड ही फूंक दिया था। दिल्ली जाकर उसने उस महिला की दुकान से फर्नीचर खरीदा था जो केवल 5 स्टार होटलों के लिए फर्नीचर बनाती थी। एक एक कुर्सी का उसने कभी अपने वेतन का 1.5 गुना मूल्य चुकाया था। रेचल के एक मामा विदेश में राजदूत थे। उन्होंने उसे एक अद्वितीय झाड़ फानूस भी भेंट किया था। उस उपहार के पीछे उस विधुर राजदूत ने अपनी गहरी डिप्लोमेटिक चाल का भी उसे आभास दे दिया था। किंतु उपहार का पूरा मूल्य चुकाकर ही माधवी ने उसे स्वीकारा था। मेरे जीवन में पुरुषों के लिए कोई स्थान कभी नहीं हो सकता मिस्टर डैनियल। आप इसका मूल्य लेंगे तभी मैं इसे लूंगी। बेचारे मिस्टर डैनियल अपना समूह लेकर चले गए थे। किंतु झाड़ फानूस माधवी के ड्राइंग रूम की शोभा अब भी बढ़ा रहा था। टुनटुनाती कांच की सलाखों से मंद मंद विद्युत रश्मियों का इंद्रधनुषी जाल जब उसके गुदगुदे कालीन को रंगता, उसकी बहुमूल्य कुर्सियों की बाहों में पसर जाता, तो वह नर्सिस की मुक्त दृष्टि से घंटों अपने वैभव का विस्तार निहारती रहती। कभी कभी वह अपने परिचित मित्रों को खाने पर बुलाती, तो बेचारे कभी ऐसे ही भोजों पर दी गई उसकी रूखी हिदायतों का स्मरण कर बच्चों को घर पर ही छोड़ आते। शुक्ला जी, यह पायदान मैंने त्रिवेंद्रम से मंगाया है, कैसा लगा? मेजबान के चतुर प्रश्न के बीच पैर पोंछने का प्रस्ताव बेचारा अतिथि स्वयं ही ग्रहण कर लेता था। मिसेस मित्रा, ये डिनर मैट कैसी लगी आपको? देखिए ना, वैसे तो सनमाइका का मैट बिछाना मुझे एकदम पसंद है, किंतु कभी कभी हमारी हिंदुस्तानी ग्रेवी जो दाग मेज पर छोड़ जाती है। अभागा अतिथि फिर क्या ग्रेवी की एक बूंद भी मेज पर गिरा सकता था? अरे, इस बार भी आप दोनों अकेले ही आए हैं, बच्चों को क्यों नहीं लाए? किंतु स्वर का उल्लास पूरे चेहरे पर फैल स्वयं उसके प्रश्न का असमर्थन कर देता था। बेचारे अतिथि बहाना बना देते कि बड़ी को होमवर्क करना था, छोटे के मास्टर साहब आते हैं, आदि आदि। माधवी मन ही मन समझती थी और कभी कभी उसका चित्त खिन्न हो उठता था। उसे बचपन में पढ़ी उस स्वार्थी दैत्य की कहानी याद हो आई थी जो अपने सजे धजे बाग में बच्चों को नहीं खेलने देता था। इसी से उसका बाग हमेशा बंजर पड़ा रहता था। क्या यही कारण था कि सुख ऐश्वर्य के समस्त साधन उपलब्ध होने पर भी उसका बाग उसे सदा बंजर ही लगता था? शायद यही कारण था कि सामने बैठी सौत के चेहरे का उल्लास देख वह आज स्वयं लार टपका रही थी। फिर गंतव्य स्टेशन आने के कुछ पूर्व ही कौस्तुभ आ गया था। उसके आते ही माधवी की प्रगल्भा सौत सकपकाकर चुप हो गई थी। शायद वह भी समझ गई थी कि उसके अनावश्यक प्रश्नों की झड़ी पति को असंतुष्ट कर गई थी और इसी से खींचकर वह बाहर चहलकदमी करने लगा था। आज की कहानी बस यहीं तक। आगे की कहानी अगले भाग में। नमस्कार।